सेंटर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट के सभी दर्शकों का प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। दोस्तों, पिछले दोनों वीडियो में हमने बात करी कि हम बच्चों का ट्रीटमेंट बेहतर बनाने के लिए उनको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि सारे प्रयास करने के बावजूद भी हम बच्चों को इलाज करने के लिए तैयार नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि उनका इलाज हो पाए और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी भी ना हो। दोस्तों, शुरुआत करेंगे सिंपल से डिफिकल्ट ट्रीटमेंट्स की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने सब कुछ प्रयास कर लिए हैं और आपका बच्चा किसी भी तरीके से डेंटल ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार नहीं है, तो फिजिकल रिस्ट्रेंट का सहारा लिया जा सकता है। फिजिकल रिस्ट्रेंट का मतलब ये हो गया कि बच्चे को थोड़ा सा फोर्स के साथ ट्रीटमेंट करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कभी फिजिकल रिस्ट्रेंट या किसी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए आप बाध्य कर रहे हो, तो आपको बच्चों पर चिल्लाना नहीं है। बच्चों जब चिल्लाने से बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपना फोकस लूज कर देते हैं। तो इसीलिए आपको बच्चों पर चिल्लाना नहीं है। मैं अक्सर देखता हूं कि पेरेंट्स आते हैं और जब बच्चा किसी प्रकार से उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता तो अपनी फ्रस्ट्रेशन वो बच्चों पर निकालते हैं और काफी जोर से चिल्लाते हैं। इतना जोर से चिल्लाते हैं कि क्लिनिक में बैठे हुए लोग, क्लिनिक से बाहर के लोग, वहां तक आवाज चली जाती कि कुछ बड़ी घटना हो गई है जिसकी वजह से इतनी आवाज आई। तो ऐसा हमें नहीं करना। सिंपल तरीके से बच्चों को हैंडल करना है और अगर नहीं उसके बाद भी हमें कामयाबी मिलती है तो दूसरे ऑप्शंस कंसिडर करने हैं। शुरुआत के लिए जैसे मैंने बताया, फिजिकल रिस्ट्रेंट में क्या होता है कि पेरेंट चेयर के ऊपर बैठता है और बच्चे को अपनी गोदी में अपनी छाती पर ऐसे लगा देता है। पेरेंट का हाथ बच्चे के सर पर रहता है, माथे पे रहता है यहाँ पर, और एक हाथ उसके चेस्ट पे रहता है ताकि बच्चा मूव ना कर पाए। और उसके बाद माउथ प्रॉप्स की सहायता से, जिसकी वजह से मुंह खुला रहता है, उसके लगाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अगर बच्चा इतना बड़ा है कि पेरेंट्स उस बच्चे को गोद में लेके चेयर पे नहीं बैठ पाते, तो फिर उस स्थिति में हमें बच्चों को फोर्सिबली चेयर पे एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ अटेंडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ स्टाफ, किसी न किसी तरीके से उसको बिठाना पड़ता है ताकि उसका ट्रीटमेंट कर पाए। लेकिन आमतौर पे हम इसे प्रेफर करते नहीं है। इन माय प्रैक्टिस मैं बहुत ही रेयर केस हुआ होगा जिसके अंदर मैंने फिजिकल रिस्ट्रेंट यूज किया होगा, बट अदरवाइज मैं कोशिश यही करता हूं कि जहां तक हो सके बच्चों को सेल्फ मोटिवेट इतना किया जाए कि बच्चा खुद ही अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराने में किसी प्रकार का संकोच ना करे। यदि इसके बाद भी किसी प्रकार से आप नहीं करा पाते हैं या आपको लगता है कि फिजिकल रिस्ट्रेंट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है बच्चों के लिए, तो आप कॉन्शियस सिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्शियस सिडेशन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो बच्चों को ट्रीटमेंट से पहले दे दी जाती हैं, जिससे कि बच्चा हल्का सा रिलैक्स हो जाता है, उसको नींद से आने लगती है, वो ड्राउजी हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उसका काम डॉक्टर द्वारा किया जा सकता है। ये दवाइयां किसी सिरप के फॉर्म में भी हो सकती हैं, किसी नेजल स्प्रे के फॉर्म में भी हो सकती हैं, या एक प्रॉपर मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट के अंदर। लाफिंग गैस का आप लोग नाम जानते होंगे, अगर नहीं सुना है तो एक ऐसी गैस है जो कि बहुत समय से इस्तेमाल की जा रही है और लोगों का स्ट्रेस और एंजाइटी इससे कम होता है। अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स या पेशेंट्स जो बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, उनके लिए नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, लाफिंग गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक अलग से एपरेटस होता है। ये हर डॉक्टर के यहाँ नहीं मिलेगा आपको। कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि लाफिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों के ट्रीटमेंट करने के लिए, पर उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी एक तो फिजिकल रिस्ट्रेंट हो गया, एक से कॉन्शियस सिडेशन हो गया, और लास्ट हो गया जनरल एनेस्थीसिया। यदि आपको लगता है कि बच्चे की कंडीशन ऐसी है जिसमें कि बच्चा कॉन्शियस सिडेशन में भी नहीं जा सकता, या कोई और ऐसा लिमिटिंग प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कॉन्शियस सिडेशन को नहीं इस्तेमाल में किया जा सकता, या डॉक्टर के यहाँ कॉन्शियस सिडेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो जनरल एनेस्थीसिया एक और ऑप्शन होता है जहां पर अनकोऑपरेटिव बच्चों का या स्पेशल बच्चे जो होते हैं, जो रोजमर्रा की प्रैक्टिस में अपना काम नहीं करा सकते, उनका ट्रीटमेंट जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। जिन लोगों को जनरल एनेस्थीसिया नहीं पता है, मैं बता दूं, ये उनको बेहोश करके अस्पताल के सेटअप के अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है।
इसके लिए आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है। अकेले डेंटिस्ट इसको नहीं कर सकते, इसके लिए एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट चाहिए होता है। मेडिकल हॉस्पिटल में आपको इसके लिए जगह बुक करनी पड़ती है। प्रॉपर एक सेटअप आपके बच्चे के लिए ब्लॉक किया जाता है, इवैल्यूएट होता है, उसके बाद ही पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। फिर जब एनेस्थीसिया की कंसेंट होती है तब जाके डेंटल ट्रीटमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये कुछ 3-4 तरीके हैं जिनकी मदद से हम अनकोऑपरेटिव बच्चों का या सारे अटेम्प्ट करने के बावजूद भी अगर बच्चे हमारे कोऑपरेटिव नहीं है तो हम उनका इलाज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एक ही है कि बच्चों के दांत ठीक होने चाहिए, अनकोऑपरेटिव बच्चे हों चाहे कोऑपरेटिव बच्चे हों, दर्द सबको बराबर होता है। तो मेरा प्रयास है कि मैं आप सब लोगों को इस बारे में जानकारी दूं। अगर आपने अभी तक पहले दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप आई बटन के अंदर भी उनके लिंक्स पा सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कीजिएगा और औरों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।